साडे समारोह के दो मुख बुलारे ने जिन्हों ने इस अंदोलन च अपने अपने थां बहुत खूबसूरत रोल निभाया। किसी तो डरे नहीं, किसी की परवाह नहीं की ते सरकारी जबर नूं टिच करके नहीं जाणिया। इस कड़ी च मैं सब तो पहला बुलाना चाहांगा जिन्हां दा नाम ही पहचान बन चुका है, जनाब मनदीप पूनिया। उन्हां दी आवाज़ नूं पुलिस ते सत्ता दा जबर भी झुका नहीं सकिया। जनाब मनदीप पूनिया। साडे जिहड़े दूजे बुलारे ने वो साडी पंजाबी लेखक सभा के सकत्तर होने के नाल नाल निडर पत्रकार, बेहतरीन कवि ते बाकमाल शख्सियत ने जिन्होंने ने किसानी अंदोलन नूं बहुत नेड़ियों हंडाया ते कई मिठियां कौड़ियां यादां दिल च समोई बैठे ने। मेरी मुराद है जनाब दीपक शर्मा चनाथल। हुण मैं पंजाबी लेखक सभा के प्रधान बलकार सिद्धू जी नूं गुजारिश करांगा कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी समारोह की आम तौर पर रवायत होंदी है कि जिहड़े सत्कारित मेहमान होंदे ने उन्हां दा स्वागत फुल्लां दे गुलदस्ते दे के कीता जांदा है। पर अज क्योंकि अज दा इह समागम किसानी अंदोलन नूं समर्पित है तो अज एक अलग असीं पिरत पाउण दी कोशिश कीती है। तो अज असीं जिहड़ा स्वागत है मेहमानां दा वो गुलदस्ते नाल नहीं, वो फसल दस्ते नाल करन जा रहे हैं। मैं सब तो पहला बलकार सिद्धू जी नूं ते श्रीमती रजिंदर कौर जी नूं गुजारिश करांगा कि वो अज के समारोह की प्रधानगी कर रहे सीनियर पत्रकार बलजीत बली जी का स्वागत करन। बली जी ये पहला तोहफा है या प्रतीक है जिहड़ा ड्राइंग रूम की बजाय रसोई च जाएगा। ये होलां दी रुत्ते बहुत शुक्रिया जी। साडे पहले मुख बुलारे मनदीप पूनिया जी का स्वागत करने वास्ते मैं बेनती करांगा साडी सभा के सकत्तर पाल अजनबी जी ते मीत प्रधान श्रीमती मनजीत कौर मीत जी नूं कि वो आके जिन्स दस्ता भेंट कर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। साडे दूजे बुलारे दीपक शर्मा चनाथल जी का स्वागत करने वास्ते मैं गुजारिश करांगा सरदार अमरजीत सिंह वड़ैच ते श्रीमती जगदीप कौर नूरानी जी। साडी सभा के सकत्तर ने जगदीप कौर नूरानी जी ते वड़ैच साहब नाल सारे वाकफ ने। आकाशवाणी पटियाला के डायरैक्टर के अहदे तो सेवा मुक्त होए ने पिछे जे और बड़े कमाल के कवि ने, बड़ी कमाल की शख्सियत ने। इन्हां नाल भी एक अलग सैशन बनता है। एक ग्रुप फोटो वास्ते आप एक बार हो जी, उस तो बाद आप कार्रवाई शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं हुण बेनती करांगा पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ के प्रधान श्री बलकार सिद्धू जी नूं कि वो आए मेहमानों नूं जी आया कहन। बलकार सिद्धू जी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, किसान अंदोलन च मीडिया की भूमिका पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ वालों जदों ये समागम रचाए जाने बारे
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 1906 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਛੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੂਵਤ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਰਾਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜੋ ਚਾਲ ਕੁਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ। ਰੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਲੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਔਰ babushahi.com, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨਾਲ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ,
ਜਾਂ ਬੱਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਪਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕੁਛ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਡਾਊਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਛੋਟੇ ਰਾਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਬੰਦਾਕ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਘਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ MD PS ਫਿਲਮਸ ਅਤੇ PS ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਹੋਰ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਬੜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਮਿਤਵਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਗੁਰਮੀਤ ਮਿਤਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਸਮੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਚਰਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप करुणा में सम दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ कीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। राम दामोदर माधवे। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए। ताहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तू आप सरदा लाए। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे। तेरे दर्शन को बलिहारा। ताहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तू आपे सरदा लाए। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है। तुद भावे तां नाम जपावे। सुख तेरा देता नहीं है। तुद भावे तां नाम जपावे। सुख तेरा देता नहीं है। तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तू आपे सरदा लाए। सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला। ताहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तू आपे सरदा लाए। कुर्बान जाई
उस वेला सो आवी जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सो आवी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया। तां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आप सरदाला है। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। तां बैकुंठ जय तां बैकुंठ जय तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आप सरदाला है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਰਘਬੀਰ ਵੜੈਚ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਧਾ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਰੋਕਣਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ। सारे सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और मैं हरियाणा से हूँ और पत्रकारिता पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। अभी पत्रकारिता पे जो जिस ट्रेनिंग से मैं आ रहा हूँ वो बेसिकली उसका मानना यही है कि जो ग्रामीण पत्रकारिता है, जो हम जिसको बोलते हैं कि जड़ी पेंडू पत्रकारिता है, उसको दोबारा एक बीट की तरीके से, जैसे आप हम देखते हैं एंटरटेनमेंट एक बीट है, पॉलिटिक्स एक बीट है, लेकिन जो रूरल इंडिया है या फिर जो हमारा पेंडू जो है वो एक बीट के तौर पे ख़त्म हो गया है। 90 तक हम देखते थे कि जब तक पी साईनाथ जी द हिंदू में होते थे तो वहाँ पर एक स्कोप था कि रूरल इंडिया में हम देखते थे कि वो मलकानगिरी जा रहे थे, उड़ीसा जा रहे थे और बहुत सारी जगह जा रहे थे जहाँ से वो रूरल इंडिया से रिपोर्ट कर रहे थे। और एक बीट के तौर पर किसानी खेती बाड़ी भी एक सीरियस बीट के तौर पे थी और एक लेबर मज़दूरों की बीट भी थी।
जिसपे पत्रकार होते थे, रिपोर्टर होते थे और उसको सीरियसली कवर करते थे। आजकल तो खेतीबाड़ी बीट और मजदूर बीट का मतलब ये हो गया कि मिनिस्ट्री कवर करना। पत्रकार दिल्ली में होते हैं, वो खेतीबाड़ी मंत्रालय के उसमें जाते हैं दफ्तर में, और वहाँ जो कुछ होता है उसको लिख के और एक प्रेस नोट जैसे ही खबर छाप देते हैं। जिस हिसाब से गांव-गांव घूमने वाला जो घुमक्कड़ी वाला मामला था पत्रकारों का, और गांव देहात को उतना सीरियसली देखने वाला मामला था, वो 90 के बाद पी साईनाथ और की जो एक पूरी टीम थी, उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें कमी आई है और उसके बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन उम्मीद बनती है, उम्मीद इस किसान आंदोलन से मुझे दिखी कि पंजाब और हरियाणा में कम से कम दोबारा पत्रकार गांव-गांव जा रहे थे, किसानों के पीछे जा रहे थे, किसानों के बीच में जा रहे थे, और किसानों के जो साधन है उनमें बैठ के उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ सफ़र करना, और वो जो किसान जो इस पूरे आंदोलन में जहाँ पर भी उन्होंने धरने लगाए, जहाँ जैसे जो उन्होंने सफ़र तय किया, चाहे पंजाब से दिल्ली तक का सफ़र हो या फिर कोई मार्च हो, उसमें पत्रकार उनके साथ विचर रहे थे। वो एक मुझे लगा कि एक स्कोप, अब एक होप दोबारा है कि पत्रकारिता का जो एक हिसाब से जो बीट ख़त्म हो गई थी, खेती-बाड़ी वाली भी और जो पेंडू पत्रकारिता वाली भी, वो दोबारा होगी, रिवाइव होगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पंजाब के पत्रकार साथी जो सिंगू बॉर्डर पर हैं और टिकरी बॉर्डर पर हैं, वो उनमें से ज़्यादातर पत्रकार मैं देखता हूँ होटल वगैरह में नहीं जाते, वहीं ट्रॉलियों में ही सो जाते हैं, तब किसानों के साथ तंबुओं में ही सो जाते हैं। उनके जो किसानों की जो दिनचर्या है उसी को बहुत नज़दीक से देखते हैं और उसको उतनी सेंसिटिविटी से कवर करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मतलब किसान आंदोलन के दौरान मुझे सीखने को मिली पंजाबी पत्रकारों से। उनमें से जो एक मुझे समझ में आई कि आप आंदोलन में होते भी हो, लेकिन बतौर पत्रकार एक दूरी भी ज़रूरी है। आप मतलब ठीक है कि हम इसी इलाके से आते हैं और हमारे इलाके से एक आंदोलन खड़ा हुआ है, लेकिन हम आंदोलनकारी नहीं हैं। हमें एक ये ख्याल और बार बार एक दूसरे को टोका टाकी भी चलती रहती है कि हमें नारे मारने वाले में तब्दील नहीं हो जाना है, बल्कि जो नारे मार रहे हैं उनकी कवरेज करनी है और उनको उसी सेंसिटिविटी से कवर करना है जितनी की ज़रूरत है। तो वो एक ध्यान आपस में पंजाब हरियाणा के जो पत्रकार थे, तो उनमें भी एक प्यार, भाईचारा और लिटरेचर का मतलब पंजाब वाले, मेरे को जितनी भी पंजाबी की किताबें, मैंने पंजाबी पढ़नी सीखी, मेरे पिताजी से सीखी और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, तो यहाँ पर मैंने बोलनी सीखी थी। मैं पंजाबी बोल लेना उदा, मैं अज गल हिंदी च कर रहा ताकि मैनू आसानी होवे, है ना। हाँ, तो मैनू जिन्ना भी लिटरेचर मिले पंजाबी का, वो मैनू ज़्यादातर जेडे पंजाब के पत्रकार साथी सीगे उन्होंने गिफ्ट किया। तो वो मतलब जिहड़ा एक्सचेंज सीगा आइडियाज़ का, लिटरेचर का, तो चीज़ों को देखण का, उन्होंने कवर करन का, रिपोर्ट करन का, वो इस किसान अंदोलन से बहुत ज़्यादा होया है। जिहड़ा पहला एक गैप सी असीं देखते हुंदे सीगे, जदों चंडीगढ़ प्रेस क्लब भी बैठते हैं तो पंजाब वाले अड्ड जाके बह जाते, हरियाणे वाले अड्ड जाके बह जाते हैं, तो वो गैप खत्म होया इस अंदोलन ने गैप लोगों के विच भी सीगा जिहड़ा कि पता नहीं किस तरीके की बाउंड्री सी, सानू तो समझ नहीं आती, वो बनी हुई सी, वो भी लोगों ने चुक के परा मारी, है ना। लोग हुण कट्ठे बह के कट्ठे ही खा रहे हैं। एक मतलब एक जना आप जी देखोगे, एक जना हरियाणे का हुंदा, उस तो अगला पंजाब वाला हुंदा। इस किसान अंदोलन में देखा 2 ट्रैक्टर आमने सामने लगे हुए सीगे, एक हरियाणे वालियां दा सीगा, एक पंजाब वालियां दा सीगा। ਉਹਦੇ 'ਚ एक ते दा पंजाबी गीत बजदा सीगा, जदों पूरा पंजाबी गीत खत्म हो जाता सीगा, हरियाणे वाले अपनी रागनी 'ਚ उन्हां दी पूरी सहमति सीगी, एक बार इन्हां दा बजूगा, एक बार इन्हां दा बजूगा, ते ਉਹ कायम होया है। तो मतलब इस पर गल करते करते आपां नूं मीडिया नूं भी क्रिटिकली देखण दी लोड़ हैगी आ। ये भी नहीं कि असी पंजाब दे ते असी हरियाणे तो हाँ तो तुसी साडे उत्ते अंधा यकीन कर लो, ये भी ठीक नहीं है। मतलब हम जो मीडिया वाले हैं, ठीक है कि आपके ही बच्चे हैं हरियाणा पंजाब से ही, हमारे ऊपर भी अंधा यकीन किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। हमारे ऊपर भी चेक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को लगे कि अब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, है ना। ये तो जो दरबार की जो स्क्रिप्ट है, दरबार मतलब दिल्ली तख्त, या कह सकते हैं कि जो नए हुक्मरान, डेमोक्रेसी और ये सब है, तो
कहीं उनकी बोली ना बोल रहे हूँ, तो जैसे ही आपको लगे कि ये तो दरबार ने कोई स्क्रिप्ट भेजी है उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, पत्रकारिता तो कर नहीं रहे, तो आप लोग भी चेक एंड बैलेंस और हमारा कान मरोड़ने वाला आप लोग भी कर, अंधा यकीन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता कोई ग्लैमरस भरा पेशा नहीं है। मतलब इसमें मैं बहुत सीरियसली ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकार का काम वो होता है कि जो चीज़ छुपाई जा रही है वो लोगों तक लेके जानी, और खासकर इस दौरान सरकार वो सब चीज़ें छुपा रही है जो लोगों को जानना जरूरी है, और उस तरीके के प्रोपेगेंडा भी लोगों के खिलाफ कर रही है जो लोगों को जानना जरूरी है। तो इस दौर में हमारा काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें उस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली करने की ज़रूरत है। पत्रकारों के ऊपर हमले के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी शिकार रहा उसका। आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा के बहुत सारे पत्रकारों को एनआईए के नोटिस आए हैं, पंजाब के बहुत सारे पत्रकारों को एनआईए के नोटिस आए हैं, और जो 26 जनवरी को दिल्ली में कवरेज करने गए थे पत्रकार, उनकी गाड़ियों के फ़ोटो भेज के और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी जा रहा है। उनको भी उन्हीं 26 के केसों में, 26 जनवरी के केस में लपेटने की कोशिश हो रही है। पत्रकार का तो काम रिपोर्टिंग करना होता है, अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट भी हो रही है वो वहाँ पर भी वो जाकर रिपोर्ट कर सकता है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना सबसे ज़रूरी काम है, हालांकि जोखिम भरा काम है, लेकिन पत्रकारिता के लिए सबसे ज़रूरी काम है और वो करते ही रहना चाहिए। लेकिन स्टेट को, जो इंडियन स्टेट है उसको, वो अभी के लिए ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट कर रहे हैं पत्रकार, उनसे तकलीफ हो रही है। उसका एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में 60 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होती है, बहुत सारों की गिरफ्तारी होती है। उत्तर प्रदेश में उस पत्रकार की भी गिरफ्तारी होती है जिसने मिड डे मील में नमक के साथ रोटी मिल रही थी, पवन जायसवाल, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। तो मतलब एक पत्रकार है, वो स्कूल में गया, मिड डे मील में आप लोग क्या खिला रहे हो बच्चे को? नमक और रोटी खिला रहे हो, सूखी रोटी और नमक के साथ, वो भी अगर उसके ऊपर उसने रिपोर्ट की तो उसकी गिरफ्तारी। प्रवासी मजदूरों की जब लड़ी बनती है दिल्ली से अपने घरों की वापसी की, उसके ऊपर जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस या दमन हम सबको पता है, और 60 पत्रकारों के ऊपर पुलिस केस होना लॉकडाउन के दौरान, ये इस पूरी चेन को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, अभी के टाइम पे बदतर दौर है पत्रकारिता का। वैसे तो पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड रहा नहीं, मतलब ऐसा पीरियड तो हमें ध्यान नहीं आता कि जहाँ पे पत्रकारों ने बहुत सारा महान ही काम कर दिया हो, लेकिन ये सबसे बदतर दौर है। ये सबसे बदतर दौर दो वजह से है। एक वजह ये है कि स्टेट रिप्रेशन कर रहा है पत्रकारों के ऊपर, और दूसरी वजह ये है कि पत्रकार भी अब जो स्टेट जो स्क्रिप्ट भेज रहा है उसी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे पत्रकार। आप जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहे हैं, आप उनकी पत्रकारों के ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए जाके, कई बार तो वो शब्द भी चेंज नहीं करते, जो ऊपर से आया होता है, और वो सारे कॉपी पेस्ट सभी के ट्विटर अकाउंट्स पे एक ही ट्वीट होता है। एक जैसे अभी हम क्रिकेटर्स के मामले में देखा, क्रिकेटर्स ने किसान आंदोलन के ऊपर जब हमला किया रिहाना के ट्वीट को लेके, तो क्रिकेटरों ने जो उनको कंटेंट आया सरकार से उसको बदला भी नहीं, और सभी ने वही कॉपी पेस्ट करके लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट आ रही है, यानी कि फीड आ रही है, और उसी को ही वो लोग चला दे रहे हैं। मतलब सीनियर पत्रकार बैठे हैं बल्ली जी, तो हम तो एक बार कोई भी फीड आती है, कोई भी चीज़ आती है, उसको रोकते हैं ना, एक बार रोक के चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें पब्लिक रिलेशन वाला कंटेंट कितना है और असल कंटेंट कितना है। तो वो वाला काम तो अब भूल जाइए कि आप हो पा रहा है। मैं दैनिक जागरण में पिछले दिनों मैं गया था, वैसे नाम लेना नहीं चाहिए मीडिया का, पर हालात ऐसे हैं कि नाम लेके बात करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैनिक जागरण में हमारे मित्र एक काम करते थे, तो वो उन्होंने अपना, मैं वैसे ही उनके दफ्तर में गया और पूछा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली में वो दैनिक जागरण की वेबसाइट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनका टारगेट है दिन में 35 से 40 खबरें वेबसाइट पे चढ़ा देनी। तो मैंने तो उसकी उंगलियां देखी और सच में ही वो सुन हो रखी थी, वैसे खट करने लग जाते हैं। तो उसमें क्या गलत जा रहा है, वो कई बार बोलते हैं कि कोई प्रेस नोट आता है मिनिस्ट्री से, हम तो उसमें एक अक्षर वो नहीं करते एडिट, क्योंकि काम का दबाव इतना, सीधा ही उसको चढ़ा देते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो पत्रकार को क्या बना दिया गया है? मिनिस्ट्रीज के प्रेस नोट चिपकाने वाला आदमी,
या फिर कोई फीड भेज रहा है उसको ऐसे कैसे आप लोगों के बीच पहुंचा देने वाला। उसमें जो काम होता था प्रोसेस करना, फिल्टर करना और उसको चेक करना, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और इसके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा एक चीज़ इसमें, जब लोग बोलते हैं कि बैलेंसवाद पत्रकारिता में, कि बैलेंसवाद होना चाहिए और निष्पक्षता मुझे बेमानी अवधारणा लगती है। उसका रीज़न ये है कि जब गैप और इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो उस टाइम पे आप निष्पक्षता कैसे उम्मीद करेंगे। मतलब एक मजदूर है और मजदूर को उसकी जो मजदूर गांव, मैं एक रिपोर्ट कर रहा था मनरेगा की मजदूरी के ऊपर से, एक गांव में 143 मजदूरों की मनरेगा मजदूरी खा गया सरपंच, उसमें वीडियो भी शामिल है ना, और उस मजदूरों ने बिल्कुल प्रूफ भी दिए अपने। तो उसमें आप मतलब कैसे आप बैलेंस करोगे, बैलेंस कैसे करोगे। आप सिर्फ वर्जन तो छाप सकते हो अधिकारी का और सरपंच का, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो सकती रिपोर्ट। तो जहाँ पर भी हम हाशिए पर रह रहे समाजों की, लोगों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, किसानों की बात ही है, अब मान लीजिए तो किसान आत्महत्या है, उसको आप, एक किसान ने आत्महत्या की कृषि संकट की वजह से की, खेती बाड़ी में हो रहे घाटे की वजह से की, उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसमें क्या निष्पक्षता, क्या आप क्या करेंगे, मतलब उसको बैलेंस, तो ये बैलेंस पत्रकारिता बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, ये समझना पड़ेगा। खासकर हाशिए के जो लोग हैं या फिर जो लोग मतलब सत्ता के दमन का शिकार हैं, उनके मामले में रिपोर्टिंग करते वक्त तो पत्रकारिता बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। ठीक है कि आप वर्जन छाप सकते हो अधिकारियों का, लेकिन बैलेंसिंग का जो जितना प्रेशर पत्रकारों के ऊपर थोपा जाता है कि आप आज अगर इधर बोल रहे हैं तो कल को आप इधर बोलना पड़ेगा ताकि ये तराजू बैलेंस रहे, ये बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल नहीं है पत्रकारिता। इन सब के बात करते करते ये भी बात करना चाहिए कि जो अल्टरनेट मीडिया जो खड़ा हुआ, क्या वो सस्टेनेबल है। द वायर, अगर मैं नेशनल मीडिया में बात करूं तो द वायर हुआ, द कारवां हुआ, जिसका मैं खुद पत्रकार, न्यूज़ लॉन्ड्री एक प्लेटफॉर्म है, तो न्यूज़ क्लिक जिसके पीछे 110 घंटे की रेड चली उनके दफ्तर के ऊपर। तो ये मीडिया संस्थान खड़े हुए और लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। असली हालत ये है कि अल्टरनेट मीडिया सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से पंजाब में भी यही हालत होगी कि अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया है, लोग थोड़ा बहुत चंदा दे रहे हैं और वो भी, पर लोग भी ये नहीं समझ रहे कि जो आप मतलब मदद नहीं कर रहे आप लोग, आप बल्कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका पैसा दे रहे हो। आप अखबार लेते हो, 100 रुपये महीना दे देते हो, लेकिन जैसे ही अल्टरनेट मीडिया के नाम पे अगर कोई वेबसाइट है, अगर वो बोले कि आप हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा दे, तब आप नहीं देंगे, है ना। तो अगर खबरों को आज़ाद रखना है तो मुझे लगता है कि आपको जो सही मीडिया है उसको भी पे करना शुरू करना पड़ेगा। वो आपकी दया भाव पे अगर जिंदा बचे तो उसका कोई जिंदा होना नहीं है कि आप दया भाव आपने दिखाया और 2100 रुपये की पर्ची कटवा ली और कहा कि ये चंदा है। असल में चंदे वाली फीलिंग से बाहर आना पड़ेगा और दया भाव से बाहर आना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने आपका ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपकी ये खबरें पढ़ रहा हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये उस चीज़ की एवज में मैं दे रहा हूँ। तो वो एक है। अल्टरनेट मीडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है। चाहे हम कितना भी, अब मैं काम कर रहा हूँ कारवां मैगजीन में, कारवां मैगजीन को भी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बेंगलोर में एक IPMSF है फाउंडेशन है, उससे 3 साल का फंड लेके आना पड़ा। द वायर को वहाँ से फंड लेके आना पड़ा। साथ में वो क्राउड फंडिंग के लिए भी वो अपील करते हैं। लोग अभी इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। वो भी एक सोचने वाली चीज़ है कि उसका कैसे सब्सक्रिप्शन, आपको जो आप कंज्यूम करोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दया भाव पे हमें जिंदा मत रखिए। और हम भी मतलब बड़ा बुरा लगता है जब कि हम किसी के दया भाव पे जिंदा रहें, चाहे लोगों के ही दया भाव पे क्यों ना हो। हमें लगता है कि हम एक काम कर रहे हैं और उसका भी एक कीमत है और वो कीमत मिले उसकी ईमानदारी से, वो एक चीज़ है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया में लॉन्ग रीड्स ख़त्म हो रही हैं।
ये भी एक जो पढ़ने वाला सेक्शन हम देखते हैं, प्रिंट का जो सेक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है, और उसमें भी खासकर लंबी जो हम जिसको रिपोर्टाज बोलते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। लंबे रिपोर्टाज लिखने लोग बंद करें, डिटेल में लिखना बंद कर रहे हैं। 200-400 शब्दों की आपको स्टोरी मिल जाती है, आप सिर्फ क्रक्स जानना चाह रहे हो। ट्वीट पत्रकारिता हो गई है कि 140 वर्ड के ट्वीट में ही आपको खबर लेनी है, या फिर वीडियो ही देखना है 2 मिनट का 3 मिनट का। तो उससे दिक्कत ये होता है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक पूरा इतिहास, उसका बैकग्राउंड, वो कैसे हुआ, सारा कुछ होता है। लॉन्ग रीड्स के ख़त्म होने से और कम होने से मुझे लगता है कि पत्रकारिता का आधा हिस्सा टूट रहा है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना भर देना नहीं है, बल्कि अज्ञात के डर से बचाना भी है। अज्ञात मतलब जो फियर ऑफ अननोन जिसको हम बोलते हैं, उसके डर को कम भी करना है। फियर ऑफ अननोन है, उसको कम भी करना है। तो वो तभी होगा जब आपको पूरी चीज़ें और बहुत ईमानदारी से पत्रकार बताएं और आपको पता हो। दूसरा, भाषा को लेकर मेरा बड़ा रहता है। जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारिता में, और जिस तरीके से चिल्ला के बात आजकल टीवी स्टूडियो में हो रही है, तो हमारे बच्चे भी उन्हीं को देख रहे हैं। जो पत्रकार ज़्यादा चिल्लाएगा वही शायद ईमानदार होगा, ऐसा हम लोगों ने सोच लिया है। मतलब वो चिड़ियाघर बन गया। आप टीवी के बक्से को आप देखें जिसमें न्यूज़ डिबेट होता है, एक एंकर आता है, वो ऐसे अपना एक बार हाथ ऐसे टेबल पे मारता है, एक बार ऐसे करता है और एक बार ऐसे करता है, और कितने गुस्से से बोलता है वो समझ में नहीं। बल्कि मैं तो कई बार मैं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ रिपोर्टिंग, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कम से कम जो पुराने जो दूरदर्शन पे या फिर आकाशवाणी पे रेडियो के कार्यक्रम सुन लिया करिए, आपको समझ में आएगा कि खबरें कितने आराम से लोग पहले बताते थे। उतने ही आराम से बताने की ज़रूरत है। इसमें मुझे याद आए तो मुझे रजा अली आब्दी साहब का नाम याद आएगा। बीबीसी के पत्रकार है, पाकिस्तान के थे, तो उनके कार्यक्रम मैं बहुत सुनता था। वो 80s में 70s में उन्होंने कार्यक्रम करे, वो बड़ा बिल्कुल आराम से बात करते थे और उनकी भाषा का पद्धर भी बहुत अच्छा होता था। अभी ऑनलाइन मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो हेडलाइन है, जो खबरों की हेडलाइन है, वो ठीक ठाक गड़बड़ होती है। मतलब खबर में की हेडलाइन होगी ऐसे कि फलाने ने देखिए किया बुरा हाल, और जैसे ही आप अंदर उसमें घुसते हैं खबर में, कुछ और ही मिलता है, उसमें कुछ नहीं मिलता, कुल मिला के कंटेंट ही नहीं होता। अगर पत्रकार साथी बैठे हैं तो मतलब उनसे मैं यही कहूँगा कि हमें कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मतलब जो चीज़ है पत्रकारिता को जो बचाएगी वो हमारे ग्राउंड जीरो से ऑनेस्ट, और जो कंटेंट अगर हमारे पास होगा वही बचाएगा। हम खाम खा की बातें, हवाई बातें बनाने लगेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि इसमें सिर्फ हेडलाइन ही होती है, अंदर कंटेंट कुछ नहीं होता। तो ये मेरे पास तो अभी इतनी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो आप लोगों को लगे। अच्छा, दरअसल सिंघू मोर्चा जो है चंडीगढ़ और दिल्ली रोड के ऊपर, सिंघू मोर्चा, वहाँ पर मैं कवरेज कर रहा था लगातार। ये 29 जनवरी से घटनाक्रम शुरू होता है जब दिल्ली की तरफ से कुछ लोग आते हैं और वो किसानों के ऊपर ईंट पत्थर मारने लगते हैं, पेट्रोल बम वो महिलाओं के टेंट पे फेंकते हैं और नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथ में तिरंगा था और वो तिरंगों से ही टेंटों में ऐसे वो उससे मार रहे थे। तो हम वहाँ पर थे और हमने उस सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसमें पुलिस, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उन पत्थरबाजों को लेकर आती है, उनको इशारे करती है, मतलब एक तो मेरे पास वीडियो है उसका, एक तो आईपीएस की वीडियो है, उसमें वो ऐसे करता है पत्थरबाजों को, उसमें बिल्कुल हाथ ऐसे दिख रहा है कि इधर से आप जाओ आगे। तो दिल्ली पुलिस उनको लेके आती है, उसके बाद पत्थरबाजी होती है सारी। मैं क्योंकि उस इलाके से ही हूँ, सिंघू से मेरा घर 50 किलोमीटर है, तो उसके आसपास के जितने भी लोकल पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर मैं जानता हूँ। तो उनमें से 4-5 मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये तो जी ये ऐसे हैं, और मैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल जाके खोलता हूँ। उनमें से कई जनों ने तो कपड़े भी वही पहन रखे थे जो किसी दूसरी जगह पे थे, मतलब कपड़े भी मैच हो गए, शकल नहीं, कपड़े भी मैच हो गए।
जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो कपड़े भी मैच हो गए, तो मैंने कारवां मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। और सुबह मैंने 30 तारीख को एक वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें मैंने लोगों को बता दिया कि ये लोग थे और ये इसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो सारा उनके नाम भी मैंने बताए। और कारवां मैगजीन हमारा एक तो है कि वर्जन हम लेंगे। तो हम पुलिस से, मैं बात कर रहा था, पुलिस के अधिकारियों से मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि आप बताइए कि आप पत्रकारों को दिल्ली की तरफ से जब पत्रकार आते हैं उनको तो आप किसान आंदोलन तक आने नहीं देते, पत्थरबाज कैसे आ गए? तो इस तरीके आप तो सवाल तो पुट करेंगे अधिकारी को। तो वो असहज महसूस कर रहे थे। उससे अगले दिन 30 तारीख को ही, जब शाम को हम सिंगू मोर्चे पे थे और मैं किसान मजदूर, हम सारे पत्रकार इकट्ठे थे वहाँ पर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करने जा रहे थे। तभी शाम के 7 बजे होंगे, ये घटना होती है। मुझे उठा लिया जाता है वहाँ से, दिल्ली पुलिस मारपीट करते हुए, लठ बरसाते हुए उठाती है। उसके बाद वो एक टेंट में लेके जाती है, वहाँ पर भी वो लगातार लठ चलाती है। और फिर एक पुरानी बिल्डिंग में लेके जाती है, जो कि थाना बिल्कुल नहीं था, एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर ले जाके वो इन्वेस्टिगेशन भी चालू करते हैं, टॉर्चर भी शुरू करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ मुझे टी-शर्ट और निक्कर में बैठा दिया, जैकेट उतरवा दी, पैंट उतरवा दी, जूते उतरवा दिए और पंखा चला दिया। ये 30 जनवरी की बात है, जब सर्द रातें होती हैं। 30 जनवरी की रात सर्द रात थी मुझे, तो वो पंखा चला देते हैं और वो ठंड लग रही है मुझे, और जब मैं पानी मांगता हूँ तो वो पिलाने की बजाय मेरे मुंह पे मारते हैं। तो वो जो टी-शर्ट पहनी हुई थी वो भी गिल्ली हो जाती है, तो और ज़्यादा कपकपी छूट जाती है। और इस बीच वो मेरी लेफ़्ट लेग को अलग करते हैं, उस पर भी वो चोटें मारते हैं। जैसे ही फिर एक कांस्टेबल, और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी कहाँ से दिखाएं, इसको क्या करें, अभी गिरफ्तारी दिखाएं या ना दिखाएं, ये सब बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर 376 लगा देते हैं। मुझे नहीं पता कि 376 क्या होता है, पर उन्होंने लिया इसका नाम, 376 लगा देते हैं इसके ऊपर। ये सब बातें हो रही थी। तो फिर एक कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल उनको वीडियो दिखाता है कि ये वीडियो बाहर वायरल हो रही है इसकी। तो वो फिर सारे पुलिस वाले उस कमरे को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर आधे घंटे बाद आते हैं और वो फिर मेरा मेडिकल करवा के स्पेशल सेल में बंद कर देते हैं। और 31 जनवरी को तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। इस बीच मैं उनसे लगातार कह रहा हूँ कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है, नहीं करवा रहे वो लोग। मेरे एडिटर्स लगातार दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, वो उनको जवाब नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। फिर जब 31 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब भी मेरे वकील को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता, गेट पे उनको रोक लिया जाता है और बिना वकील के मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मुझे जेल में भेज दिया जाता है। तो जेल में जब मैं गया, एक मुझे पुलिस वालों की शब्दावली को लेकर खासी दिक्कत थी। पुलिस वाले शब्दावली बरत रहे थे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। मतलब पत्रकार कोई रगड़ने की चीज़ है कि आप पकड़ो और उसको रगड़ दो। तो वो शब्दावली को लेके ठीक ठाक दिक्कत थी मुझे। और वो कह रहे थे, जब मैं उनको बोल रहा था कि मुझे अपने एडिटर से बात करनी है, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, अब तो तिहाड़ से करना, बड़ा पत्रकार बन रहा तो तू पत्रकारिता तिहाड़ से करना। तो वो शब्दावली लगातार दिमाग में घूम रही थी। तिहाड़ में जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में उन पत्रकारों की ही बात दिमाग में आ रही थी जिनको पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल में थे। कप्पन सिद्दीकी साहब हैं, केरल के पत्रकार हैं, हाथरस मामले में रिपोर्ट करने आए थे ग्राउंड जीरो से, उनको उठा के जेल में बंद कर रखा है, आज 6 महीना हो गया है। तो उनकी कप्पन सिद्दीकी साहब की मुझे दिमाग में आ रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि साल 2 साल में भूल जाऊं कि कुछ होगा ही। तो था कि जिस काम के लिए बंद किया गया है वो काम तो करना ही है। और साथ में शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ स्टेट वायलेंस का, लेकिन जैसे ही मैं जेल में किसानों से मिला, जिस चक्की में मुझे डाला गया, वहाँ पर पंजाब के मानसा के पैरों पिंड के किसान थे, जसमिंदर। वो कभी पुराने कबड्डी खिलाड़ी भी रहे हैं, अच्छे स्टॉपर वो रहे हैं, जाफलाइन। मैं कबड्डी का शौकीन हूँ, मैं बड़ी कबड्डी अपनी पंजाब वाली वो देखता हूँ पूरी। तो मैंने उनको पहचान लिया कि आप जसमिंदर हैं और आप जाफलाइन में होते थे। तो वो बोले हाँ। तो बातचीत हुई उनसे, तो और उन्होंने अपने शरीर पे जो निशान थे चोटों के वो दिखाए। फिर मुझे लगा कि
मेरे से ज़्यादा तो चोट किसानों को मारी गई। और हम तो बात करते ही हैं कि जो स्टेट के जो के रिप्रेशन का जो शिकार हैं उनकी पत्रकारिता करने की, उनकी रिपोर्ट करने की, तो ठीक है कि इन्होंने जेल में भेज दिया, लेकिन जेल में भी लोग बैठे हैं सत्ता के दमन के शिकार, तो क्यों नहीं इनके बारे में लिखा जाए। और वो बात तो चुभ ही रही थी कि अब तो तुम जेल से करना पत्रकारिता। तो फिर मैंने वहाँ पर एक पेन का जुगाड़ किया, पेपर का भी जुगाड़ करना चाह रहा था, लेकिन पेपर का हुआ नहीं। सख्त हिदायतें थी कि इनके पास पेपर वगैरह नहीं पहुँचाने हैं, तो पेन का जुगाड़ हो गया। तो फिर था, चैलेंज था कि कहाँ लिखूँ। पेन का जो अटेंडेंस लेने जेल में अटेंडेंस होती है, तो जो अटेंडेंस लेने आते हैं वो उनके पास पेन होता है। तो जैसे उनके साथ 3-4 लोग होते हैं, उनमें से उनकी धक्का मुक्की हुई और उनके पास कोई पेन था, वो गिर गया। पत्रकार को पेन चाहिए। हाँ, तो वो पेन मिलते ही फिर मैंने लिखना शुरू किया। हालांकि अखबार की कतरने भी जुगाड़ कर ली थी, लेकिन अखबार की कतरनों पे दिक्कत यह था कि वहाँ उस पे पहले अक्षर छपे हुए थे। जो लिख रहा था वो साफ समझ में नहीं आ पा रहा था। कि मेरे को लगा कि कहीं मैं इसको बाहर लेके जाऊँ, अखबार की कतरनों पे लिख के, तो ये बाहर समझ में ही ना आए मुझे। तो वो था, फिर मैंने अपने पैर पे ही लिखना शुरू किया। मैं प्रिंट का पत्रकार हूँ, मूलत मेरी ट्रेनिंग, मैं लिखने वाला पत्रकार हूँ। तो हम रिपोर्टिंग नोट्स लेते हैं, यानी कि जो कोई बड़ी बात कह रहा है उसको तोड़ तोड़ के छोटा बना लेते हैं। तो वो फिर मैंने शुरू किया, जो जितने भी किसान थे उनकी जो आप बीती थी उनको कहाँ से उठाया गया। तो उसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि किसान अपने लंगर का सामान लेने के लिए नरेला मार्केट में गए थे, मंडी में, वहाँ से भी किसानों को उठाया गया। सरकार ने किसानों को आंदोलन करने के लिए बुराड़ी मैदान दिया था, सरकारी जगह थी, वहाँ पे भी कुछ किसान बैठे थे। उनमें से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके गांव के गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, वो लंगर खिला रहे थे, 70 साल के बाबा जीत सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर रखा था। और उनके शरीर पे भी बड़े बड़े चोट के निशान थे। 70 साल के बुजुर्ग, एक हरियाणा के मुझे मिले थे, 75-80 के आसपास उनकी उम्र रही होगी, उनके शरीर पे भी निशान थे, इतने चौड़े चौड़े नील के निशान, नीला, उनकी कमर, उनकी पैर, किसी के अंगूठे फटे हुए थे। इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ देखता था कि किसान डरे हुए नहीं थे, लेकिन वो चिंतित थे। वो उनको डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन वो चिंतित थे। चिंतित इस बात के थे कि उनको नहीं पता था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। वो सुबह शाम नारे भी लगाते थे। किसान, जब वो बोलते थे किसान एकता, तो सारी जेल में जितने भी बंदी थे सारे एक आवाज़ में जिंदाबाद बोलते थे। और जो नौजवान थे, उस एक जगसीर थे, उनका गला बड़ा अच्छा था, तो वो पंजाबी लोकगीत गाते थे। और ऐसे जो इस पंजाबी संघर्ष में जो लोकगीत हुए हैं, फेमस हुए हैं, जो लोकगीत आए इस इस किसान संघर्ष के दौरान, जो लोकगीत आए हैं पंजाब के, जो फेमस हुए, वो पूरा गुनगुनाते थे। और पूरा एकदम ऐसे लगता था कि है जोश है एक, और हार नहीं मानने वाले हैं। तो मुझे भी हौसला होता था। हालांकि मैं शुरू में जब जेल में जा रहा हूँ तो मैं बड़ा डरा हुआ, और ये लग रहा है कि 2-3 साल तक चला ही गया, और उन पत्रकारों को याद कर रहा हूँ जो गिरफ्तार है। लेकिन जैसे किसानों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे भी हौसला हो रहा है, क्योंकि वो लोकगीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हौसला हिम्मत दे रहे हैं, और बातचीत भी होती थी। और जब एक बार हमें ले जाया गया फ़ोन पे बात करवाने के लिए घर वालों से, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए फ़ोन पे बात करवाने, सारे किसान लाइन बना के, मैं भी किसानों के साथ ही गया। तो किसी भी किसान ने अपने घर वालों से बात करते हुए ये नहीं कहा कि हमें जेल में कोई दिक्कत हो रही है। वो ऐसे, अरे चढ़ती कला में अभी, हाँ, है ना। तो पूरा मतलब पेंडू भाषा जिन्होंने कहते हैं कि जमा पट्टा ते हथ मार गए हैं, जमा ऐ करके, हाँ, सीगे ते वो मतलब ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। मतलब वो ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ बुझा हुआ चेहरा ਸੀਗਾ, जो मतलब मैं बुझ गया था, वो उनके चेहरे पे जो नूर होता था, उसको देख के सच में ही मेरी भी रूह खुश होती थी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये लोग नहीं झुके हुए हैं। तो मैं तो फिर भी
मतलब एक मेरे मेरे मुझे पता चल गया था जेल में कि बाहर लोग आवाज़ उठा रहे, मेरे लिए तो और भी पत्रकार भाईचारा और देश के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं क्यों इतना कमज़ोर, इतना डरा हुआ हूँ? तो मुझे किसानों से बहुत हौसला मिलता था। और सच में एक बात ये भी है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे सारे फैमिली मेम्बर ही। अभी भी जेल से बहुत सारे लोग जमानत पे बाहर आ गए हैं और उनसे बातचीत होती ही रहती है। इसमें पत्रकारिता में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पत्रकार को समाज का पेन लेना शुरू करना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नवदीप कौर की गिरफ्तारी होती है 12 जनवरी को, तो पंजाब की और हरियाणा की मीडिया उसको नहीं कवर करती है, सेंसिटिविटी से कवर भी नहीं करती है। हरियाणा के एक पत्रकार ने तो बहुत गड़बड़ ही, जो पुलिस का वर्जन था वही चला दिया। तो मजदूरों के मामले में भी थोड़ी सेंसिटिविटी, थोड़ी क्या पूरी सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी आपको कवर करते हुए। और इस बीच जैसे ही मैं जेल से बाहर आया तो 5 फरवरी को मैंने ट्वीट किया, नवदीप कौर के लिए ट्वीट किया। 6 फरवरी को तो मीना हैरिस ने ट्वीट कर दिया, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो वो, लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि वो मुद्दा पहले ही होना चाहिए था। मीना हैरिस के ट्वीट से पहले ही वो पत्रकारों के लिए मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी हस्ती के ट्वीट के बाद वो मुद्दा बन रहा है, नवदीप कौर का, शिव कुमार का। तो फिर मैंने बाहर आने के बाद मैंने शिव कुमार और नवदीप कौर के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की। तो सोनीपत जेल में किसी से बात हुई तो पता चला कि शिव कुमार की हालत ठीक नहीं है। फिर मैं उनके वकील से भी आकर मिला, मैंने बताया, RS चीमा साहब हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उनसे आके मिला। मैंने कहा कि मैं अभी शिव कुमार के मामले में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने जेल में किसी से बात किया और वो कह रहे हैं कि अपने लड़के को संभाल लो और उसकी हालत ठीक नहीं, उनके घर वालों तक ये मैसेज पहुँचा देना, मुझे आप वकील लगते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उसको नीचे से ख़त्म कर रखा है। मैं कहा इसके कई मतलब हैं, इस बात के नीचे से ख़त्म कर रखा है। तो जैसे पंजाब और हरियाणा में एक ट्रेडिशन भी है, तो वो जो एक पत्थर जो होती थी वो कोरडी फहराना ऐसे पैरों पे, मुझे वो उसका था, वो मैंने चीमा साहब को जाके बताया और चीमा साहब को बोला कि आप चाहे तो हैबियस करिए चाहे आप PIL करिए। चीमा साहब ने भी उनके पिताजी को बुलाया और वो सारा फिर प्रोसेस हुआ। और उसके बाद चंडीगढ़ में मेडिकल हुआ शिव का, तो उसकी 4 हड्डियाँ टूटी मिली। तो पत्रकार को पेन भी लेना पड़ेगा कई बार। रंजीत सिंह वाले मामले में जब 29 को गिरफ्तारी हो रही है, तो रंजीत सिंह वाले मामले में भी मतलब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि पता नहीं चल पा रहा है कि रंजीत का, तो उसमें एक पेन ये था कि ठीक है कि एक रिपोर्ट भी करनी है मुझे, इसलिए पता भी लगाना कि रंजीत को कहाँ लेकर जाया गया है। लेकिन दूसरा ये भी था ताकि लोगों को भी पता चले कि रंजीत को कौन से थाने में रखा गया, कौन सी जेल में। इसलिए जितनी भी भागा दौड़ी, तो वो पेन एक पत्रकार को लेना पड़ेगा। तो उतना आपको मतलब हम समाज से अलग नहीं है, ये कोई एक्टिविज्म नहीं है, सिर्फ ये एक पेन है। ये एक ऐसा पेन है कि आपको कुछ चीज़ गलत पता चली, तो उसमें आप जितना भी सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो सीरियसली उस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, वो करना पड़ेगा। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। पुनिया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਹੱਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ
ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਨਿਡਰਤਾ, ਸੱਚ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਦਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਬਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਿਹਾੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਨ 'ਚ ਤੋਖਲੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਹਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬੋ ਸੱਖਣੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੇ
ਕੜਕੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਖੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ, ਦੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਆਂ ਨਾਲੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀਓ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਡੋਗਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਭੂਏ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਤੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:15 ਵਜੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ 12 ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਜੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਆ ਡਿੰਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਨ ਚੱਟ ਲਓ। ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਿੱਲੀ ਬੋਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਦੇ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਭੇਜ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਆ ਨਾ ਧੋਤੇ ਆ, ਕਰੀਮ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 1-2 ਢਾਬੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਓ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਾਤੀ ਤਾਨ ਕਰ ਖੜਾ ਹੁਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਦਿਓ? ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, लोगों का माल है, लोगों तक ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਫਿਰ
ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ 30-31 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ 147 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 2 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ 1 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 147 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ।